हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपने वीकेंड को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज मैं एक मैसेज के साथ आया हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी है तो हमने डिस्कस किया था मार्केट आवर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने मार्केट की दिनचर्या को, मार्केट के शेड्यूल को समझा था। जो कि लोग सिर्फ समझते हैं कि मार्केट 9:15 से 3:30 होती है, तो उसके बियॉन्ड क्या होता है, बिफोर 9:15 क्या होता है और आफ्टर 3:30 क्या होता है, उन सब बातों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। बट उस वीडियो की बिगिनिंग में, इंट्रो में, मैंने एक बात कही थी कि एक डेटा है सेबी का, जिसके अकॉर्डिंग 10% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल है इन F&O सेक्शन। मतलब 90% लोग पैसा लूज करते हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। और आई नो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड इन डेरिवेटिव्स बिकॉज वहाँ पे मनी फास्ट बन जाती है। इवन आई एम ऑल्सो ट्रेडिंग फुल टाइम इन डेरिवेटिव्स, इन ऑप्शंस स्पेसिफिकली इटसेल्फ। मेरे कुछ दो फ्रेंड्स का मुझे फ़ोन आया, हम पीछे मिले भी, तो उन्होंने मुझसे कुछ बात करी, उन्होंने अपने डाउट्स मुझे बताए। वो कह रहे हैं कि यार क्या फ़ायदा है करने का, 90% लोग, इतना बड़ा फेलियर रेशो, तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ प्रोफेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है पैसे खोने का। तो ऐसे प्रोफेशन को करने का फ़ायदा ही क्या है, क्यों कर रहे हैं आप, तू क्यों कर रहा है। मुझे पूछा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये प्रोफेशन और बाकी लोगों को क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ जब ये इतना रिस्की प्रोफेशन है। तो दोस्तों, मेरा उनको जवाब कुछ इस तरह से था। आप लोग भी अपने आप रिलेट करके देख सकते हैं, अपने आप के साथ या अपने अराउंड जो भी लोग उनका रिलेट करके देख सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। जिसमें मेरा एक फ्रेंड जो एक बिजनेसमैन है, जब मैंने उससे पूछा कि तो एक बिजनेसमैन है, क्या तुझे लगता है कि कितने % लोग बिजनेस खोलते हैं, कितने % लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। कुछ टाइम तो वो चुप रहा, बट उसने कहा मीन्स हार्डली 10-15% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, बिजनेस ट्राई करते हैं और कुछ समय में बंद कर देते हैं। इवन ही इटसेल्फ ट्राइड सेवरल बिजनेसेस। After 5-6 businesses, finally he found what he wants to do and he is doing good right now. Another friend of mine, he's a CA. I asked him, like, how many people tried to get CA and how many get successful? कितने लोग ट्राई करते हैं CA को क्रैक करने के लिए और कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं? I think it's less than 10%. साथ ही एक मेरा फ्रेंड है, वो यूपीएससी की तैयारी कराता है, एग्जाम्स की तैयारी कराता है। तो मैंने उससे पूछा, तेरे स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग क्रैक कर पाते हैं यूपीएससी? क्या वो 10% भी क्रैक कर पाते हैं? He said हार्डली 2-3% स्टूडेंट्स ही क्रैक कर पाते हैं, जितने स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। तो मैंने कहा, आप क्यों तैयारी करा रहे हो, क्यों उनका समय खराब कर रहे हो, क्यों नहीं उनको कहते कि आप कहीं जॉब करो या कोई बिजनेस ओपन करो, जब इतना कम सक्सेसफुल रेशियो है उसको क्रैक करने का। एक और मेरा फ्रेंड साथ में था जो अपने बेटे को तैयार कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तैयार कर रहा है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आपको पता है कितने लोग ट्राई करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए और उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? आई थिंक 2-3% हार्डली। वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है धोनी या सचिन या कोहली या कोई भी कह लो, आप एक एवरेज प्लेयर भी कह लो, सचिन और धोनी तो लाखों करोड़ों में से एक होता है। तो क्या जरूरत है, क्यों करवा रहा है भाई अपने बेटे को, क्यों उसका फ्यूचर खराब कर रहा है? नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा? लेकिन नहीं, किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए ये मैटर नहीं करता उसमें सक्सेसफुल लोग कितने हैं, ये मैटर करता है उस प्रोफेशन के लिए आपका पैशन कितना है, हाउ मच यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस। प्रॉफिट्स और सक्सेस, it's a byproduct. If you're ready to learn, ready to give your hard work, ready to sacrifice your small wishes, small happiness, if you're ready to sacrifice all that, then success, money, fame, these all are the byproducts. ये आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, काफी सालों तक मैं परेशान रहा कि हो क्यों नहीं रहा है यार, व्हाट इज हैपनिंग, वेयर आई एम रॉन्ग। पर करते करते कहीं ना कहीं अपने आप चीजें इवेंचुअली होती गई। मैं सीखता गया, अपनी गलतियों को नोट करता गया, उनको सीखता गया, बार बार लिखता गया, बार बार सीखता गया और इवेंचुअली
मुझे एक स्टेबल सिस्टम मिल गया जिसके थ्रू मैं ट्रेडिंग करके आज अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली को सस्टेन कर पा रहा हूँ और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों उसी तरह से आप ये मत देखिए कि 90% लोग फेल होते हैं, आप दूसरी साइड देखिए कि 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सक्सेसफुल होने के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। यू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। ट्रेडिंग इज अ हाई पेइंग जॉब। आप सोचिए 90% लोग लूज कर रहे हैं, 10% लोग कमा रहे हैं, वो 90% का पैसा कहाँ जा रहा है? स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अगर कोई लूज कर रहा है तो कोई विन कर रहा है, किसी के पास से पैसा जा रहा है तो किसी की जेब में जा रहा है। तो 90% का पैसा कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूँगा सारा पैसा उनकी जेब में जाता है, कहीं ना कहीं 70 to 80% पैसा उन 10% लोगों की जेब में जा रहा है। दैट मीन्स दे आर अर्निंग वेरी वेरी गुड मनी। सो अगर आप अपने आसपास देखते हो, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई क्रिकेटर या कोई और स्पोर्ट्स या एथलीट, बैडमिंटन, इन सब चीज़ों की जो टफ प्रोफेशंस हैं उनकी तैयारी कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि उनका रेशो कम है, उनका सक्सेस रेशो कम है, बट दे आर डूइंग इट बिकॉज दैट इज देयर पैशन। सो आप लोग भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सो फर्स्ट फाइंड इट आउट, इज इट योर पैशन? अगर आपका एक पैशन है, आप इसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, छोटी मोटी खुशियाँ पीछे छोड़ देने को तैयार हैं एक बड़े गोल के लिए, तब डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं, हमने कहा कि 90% लूज करते हैं एंड 10% प्रॉफिट कमाते हैं, बट वो 90% का सारा पैसा उन 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पास नहीं जाता है। बीच में कुछ मार्केट मूवर्स होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मार्केट को रन करते हैं, मार्केट की मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम उन लोगों की बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर मार्केट प्लेयर्स। तो बने रहिए हमारे साथ और आप लोगों का स्वागत है हमारी इस एक और एजुकेशनल वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो अर्नव? बिल्कुल बढ़िया सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर मार्केट प्लेयर्स। ठीक है, जो मार्केट में जो मार्केट में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको कौन सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर कौन है? सर कोई आइडिया नहीं है अभी तो। कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों पॉज करके कमेंट करिए, आपको क्या लगता है कौन सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है? फिर देखते हैं आपकी नॉलेज कहाँ तक है। चलो हम अब स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट का जो है वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी एक गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई है वो जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर सके। तो सबसे सुप्रीम तो वही होती है, जैसे किसी भी देश में सबसे सुप्रीम तो गवर्नमेंट ही होती है, सबसे सुप्रीम तो पार्लियामेंट ही होती है। यस सर। ठीक है, या उस देश की जुडिशरी होती है, कोर्ट होता है। तो उसी तरह से आप समझ लो कि जो भी रेगुलेशंस आती हैं, नियम कानून बनते हैं, वो सेबी बनाती है। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट रेगुलेट होती है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे सेबी डालता है। सेबी का रीजन भी था, सेबी आया क्यों? क्यों गवर्नमेंट को लगा कि हमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई तो है ही जो सारे मॉनेटरी फैसले लेती है रिगार्डिंग मनी। तो सेबी अलग से क्यों बनाया गया? तो अरशद मेहता की कहानी सुनी होगी शायद। यस सर, मूवी देखी है। सीरीज देखी है, मूवी देखी है? यस सर, मूवी देखी थी। मूवी देखी थी, मूवी तो बहुत छोटी है, सीरीज देखना मजा आएगा। यस। मूवी तो अभिषेक बच्चन वाली ना शायद। हाँ, दे बिग बुल। वो 3 घंटे में क्या मत देख पाओगे स्टोरी, तो बहुत बड़ी स्टोरी है। सो उस जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था जब, तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये स्टॉक मार्केट में बड़ी धांधलेबाजी होती है, तो आरबीआई के पास पहले ही इतने काम है और वो इंडिपेंडेंटली इतनी ढंग से उसको नहीं रेगुलेट कर सकती, तो उसके लिए एक स्टॉक मार्केट के लिए गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करे। तो इसके लिए इन्होंने सेबी बनाई। सो सबसे मेजर प्लेयर है मार्केट में विच इज सेबी, यस सर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ने उसको बनाया है रेगुलेट करने के लिए स्टॉक मार्केट को, ताकि स्टॉक मार्केट अच्छे से फंक्शन कर सके और जो स्टॉक मार्केट में बड़े लोग बैठे हैं, जो जिनके पास पैसा है, पावर है, वो हम जैसे छोटे लोगों को लूट ना सके।
यस सर। सेबी का काम होता है इन्वेस्टर के, छोटे इन्वेस्टर के हक में फैसले लेना, उनके मिशन में ये चीज इंक्लूड है। तो ज्यादातर जो नियम बनाती है वो इसलिए बनाती है ताकि हम लोगों को लूटा ना जा सके, बाकी लूटने वाले तरीके निकाल लेते हैं लूटने यस के सर। फिर भी, ठीक है ना, बट वो उसको कम करती रहती है। स्टॉक मार्केट का वॉच डॉग कहते हैं सभी को। तो जो इनके ऊपर नजर रखे स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, जो इतने बड़े स्कैम को इतना बड़ा होने से पहले पकड़ ले। यस सर। स्कैम तो फिर भी होते हैं, उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा ना हो सके उससे पहले उसका पकड़ ले, इसलिए सेबी बना, ठीक है। यस। सो वॉच डॉग भी कहते हैं, द बिग बॉस भी कहते हैं इसको, द बिग बॉस। तो सेबी इज द रेगुलेटर बॉडी ऑफ फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटी मार्केट्स स्टॉक मार्केट को कहते हैं। ये जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं सिक्योरिटीज भी कहा जाता है इन्हें। यस सर। उसके बाद सेबीज मिशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। मतलब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो सके, और दूसरा स्टॉक मार्केट को डेवलप भी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं अपना, उसमें है, ठीक है ना। यस सर। SEBI's responsibility includes regulating the activities of stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में जो एक्टिविटीज होती है NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज, उनको रेगुलेट करना। स्टॉक एक्सचेंज का कुछ करना होता है उन्हें सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, यस सर। वरना वो भी अपने चलाती। अभी NSE ने भी बहुत बड़ा स्कैम किया है अब, और पिछले साल ही किया है, और वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन जो मार्केट्स के अंदर है उनको पता है। तो सेबी ना हो तो फिर ये एक्सचेंज भी खा जाए इंसान को, ठीक है, यस सर। सभी बैठे हैं इसलिए। तो सेबी का काम है उनको भी रेगुलेट करना, उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, इंश्योरिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। इंश्योर करना कि जो ट्रेडिंग्स हो रही है, जो लेन देन हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो और एथिकल हो, अनएथिकल ना हो, ठीक यस है। सर। सेबी हैज कंट्रोल ओवर ऑल मेजर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। सेबी सबको कंट्रोल करती है एक तरह से, और ऑल मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, वो आपके है एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स और ऑपरेटर्स। यस अब सर। मैं इन पे एक एक करके आते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड लेवल पे प्लेयर कौन सा हो गया, एक्सचेंजेस। सेबी के पास सबसे बड़ा प्लेयर एक्सचेंज ही होता है, क्योंकि एक्सचेंज का काम होता है मार्केट में बायर्स और सेलर को कनेक्ट करना। जब आप अपने ऑर्डर्स देते हैं, आप किसी को ऑर्डर्स नहीं देते, किसी बंदे को नहीं देते, आप एक्सचेंज पे ऑर्डर डालते हो कि मेरे ये खरीदना है, तो एक्सचेंज देखती है कि सेलर कौन है, बैठ कौन इस प्राइस पे बेचना चाहता है। एक्सचेंज का काम है आप दोनों को कनेक्ट करना। यस सर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दो तरह की एक्सचेंजेस हैं, बीएससी और एनएससी। बीएससी एनएससी दो तरह की हमारे यहाँ पे एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुरानी है, सबसे पहली है, सबसे ज्यादा शेयर्स इस पे लिस्टेड है, मोर देन 5500 5500 से ज्यादा शेयर्स कंपनीज लिस्टेड है। और बीएससी का इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स है बीएससी का, बीएससी का एक इंडेक्स है सेंसेक्स, याद है आपको, यस सर। हमने डिस्कस किया था, यस सर। सेंसिटिव इंडेक्स यस सर। सेंसेक्स, जो 30 कंपनीज से मिलके बनता है। एनएससी जो है वो, एनएससी इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज, लीडिंग और ओल्डेस्ट, वो फर्क, ओल्डेस्ट होगी सबसे पुरानी, यस सर। लीडिंग मतलब पुरानी तो नहीं है लेकिन लीड आज हम्म। यही कर रही है। एनएससी बीएससी से ज्यादा आगे चल रही है, यस ज्यादा सर। ट्रांजेक्शन होती है एनएससी पे, ट्रेडिंग सारी एनएससी पे होती है। बीएससी पे लोग इन्वेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस एनएससी पे ही होता है। यस सर। डेरिवेटिव्स, बीएससी पे डेरिवेटिव्स नहीं होते, बीएससी डेरिवेटिव रेस में हार चुका है। बीएससी पे ट्रेडिंग नहीं होती है। होती है, कर सकते हैं, लेकिन करता नहीं है कोई, लिक्विडिटी कम है वहां पे, ट्रेडिंग इसी पे होती है, और डेरिवेटिव्स सिर्फ एनएससी पे होते हैं, बीएससी पे नहीं होते हैं। यस। दोनों पे शुरू हुए थे, लेकिन एनएससी ग्रो कर गया, एनएससी ने ज्यादा अपने हाथ में ले लिया, एक कंपटीशन लगा लो जीत गया। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में हमने एक पीछे वीडियो में डिटेल में बात करी है, तो आपको जानना हो तो आप बेसिक्स का हमारा चैप्टर जो है पहला या दूसरा चैप्टर है, अब उसमें जाके, या मैं उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब जाके उसके बारे में चेक। नेक्स्ट मेजर प्लेयर इज द इंस्टीट्यूशंस, जो हमने पढ़ा था। तो इंस्टीट्यूशंस में दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, DII, FII, कोई आइडिया उनके बारे में? नो सर। DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII।
जब आप स्टॉक मार्केट की न्यूज़ पढ़ोगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा डीआईआई ने खरीदा, एफआईआई ने बेचा, डीआईआई ने किया, एफआईआई ने ये किया। ये मेजर खरीदने बेचने एक्सचेंज का, सेबी का काम है रेगुलेट करना, एक्सचेंज का काम है बायर सेलर को मिलाना, लेकिन प्राइस कौन मूव करते हैं? वो करते हैं डीआईआई, एफआईआई यस सर। इंस्टीट्यूशंस, ये प्राइस को मूव करते हैं, एक्चुअली में खरीद बेच रही रहे हैं। यस सर। अब ये डीआईआई क्या है? दीज इंस्टीट्यूट्स कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स एंड क्रिएट अ पूल कॉल्ड फंड एंड दे फर्दर इन्वेस्ट इन द मार्केट। ये क्या है? ये हमारा ही पैसा होता है, आम लोगों का ही पैसा होता है, कलेक्ट करके एक फंड बनाते हैं और उस फंड को फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या अकेले बंदा कितना कर लेगा? लेकिन हजारों लाखों से लेके पैसा बहुत सारा बन यस जाता है। सर। ठीक है, तो वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये कंपनीज हैं, इनके अंदर डीआईएस के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है? बैंक्स आती हैं। आपको पता हो कि बैंक्स एक्टिवली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, यस सर। शेयर खरीदते बेचते हैं, ये लोन भी देते हैं शेयर्स के ऊपर। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स आर द डीआईआईस। यस। कभी कोई बात कर रहा हो ना डीआईआईस की, समझ लेना म्यूचुअल फंड्स और ये सब इनकी बातें कर रहा है। यस सर। ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। पेंशन फंड्स, सबसे बड़ा इन्वेस्टर हमारे देश में एलआईसी LIC। है ना? ये एलआईसी का सबसे ज्यादा पैसा है। यस सर। सबसे ज्यादा लोगों ने पेंशन, एलआईसी पे लोगों ने बीमा करा रखा है अपना। और पेंशन फंड होते हैं, ये एनपीएस होती है, नेशनल पेंशन स्कीम, और कौन कौन से होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, ये यस सब सर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये आप लोगों को 7% देते हैं साल का, तो इनकी कोशिश रहती है साल का 12%, 11% निकालना, 3-4% प्रॉफिट अपने पास रखें। यस सर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो आपके छोटे छोटे प्रीमियम्स आते हैं उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, यस सर। और हेज फंड्स के बारे में पहले हमने जाना था, इसके बारे में और आगे डिटेल में भी जानेंगे। अभी के लिए ये लोग डीआईआई। मतलब सर जो हम अपना पैसा जो इन्वेस्ट मतलब ट्रेडिंग करते हैं अपने पैसों से, जो हमारी कैपिटल होती है, वो हम DII में लगाते हैं। नहीं, DII आगे काम करता है। डीआईआई हो गए बैंक्स। यस सर। हम बैंक को पैसा देते हैं, अपना सेविंग अकाउंट यस खोलते हैं, सर। बैंक लोन भी देता है और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हमारे पैसों को 2 जगह यूज़ कर रहा है वो। है, यस और सर। भी जगह यूज करता है, लोन्स देता है, स्टॉक मार्केट में करता है, एसेट्स खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, प्रॉपर्टीज खरीदता है बैंक। ठीक है, लोन्स देता है, बहुत सारी चीजें करता है बैंक। तो यस सर। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी बैंक का हाथ होता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब म्यूचुअल फंड जो हम खरीदते हैं, हम म्यूचुअल फंड कोई शेयर तो खरीदते नहीं है, म्यूचुअल फंड वालों को पैसा देते हैं और वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। पेंशन फंड्स, जो पेंशन इकट्ठी होती रहती है, हर हर साल सैलरी में से कुछ पैसे कटते हैं पेंशन के नाम से कि आगे पेंशन मिलेगी, तो पेंशन वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट होते हैं, करेंसी मार्केट में होते हैं, कमोडिटी मार्केट में होते हैं, मोटा मोटा मार्केट में इन्वेस्ट। इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स, तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं। ये है इन्वेस्टर्स का पैसा, जो इन्वेस्ट करता है बंदा, जो म्यूचुअल फंड में हर महीने एसआईपी कर रहा है बंदे, जो वो दे रहे हैं, जो बैंक में हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, जो ने एफडी करा रखी है, ये वो लोग, यस सर। वो पैसा है। जो बाकी प्लेयर्स हैं, डी हमारे इंडिया में डीआईआईस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि डीआईआईस जो है वो हमारे मेन इन्वेस्टर हो गए इंडिया, और इंडिया का पैसा हो गया। उसके अदर मेजर प्लेयर्स जो हो गए, उसमें एफआईआई आ गया। एफआईआई जैसे डीआईआई है वैसे एफआईआई है, डीआई डोमेस्टिक हो गए, एफआईआई आ गए फॉरेनर्स, जो बाहर का पैसा आता है। यस सर। So FII investors are the foreigners pool money from other countries invest in the developing countries like India. अब ये जो अमेरिका है, ब्रिटेन है या फ्रांस है, जो बड़ी कंट्रीज हैं, जापान हो गया, ये लोग ऑलरेडी डेवलप्ड है, इनकी इकोनॉमी अब स्लो ग्रो करती है। इनकी इकोनॉमी पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, कोई बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत रिच हो जाता है, तो फिर वो उसकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती। ज्यादा सामान लेके आदमी ज्यादा फास्ट चल सकता है, यस सर। जितना हल्का होता है उतना फास्ट चलता है। एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, जैसे एशिया में हो गई अपनी वियतनाम हो गई, इंडिया है, श्रीलंका तो अब नहीं रहा रेस में, खत्म हो चुका है। और हम अफ्रीका चले जाएं तो वहाँ पे आपकी साउथ अफ्रीका हो गई, और आपकी और भी कुछ कंट्रीज है वहाँ पे जो अच्छा कर रही है, कीनिया वगैरह हो गया, और ब्राजील वगैरह हो गया, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहाँ पे ये लोग पैसे डालते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका में इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा, यस सर। ब्रिटेन में, यूरोप में एक इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, सड़कें बन चुकी हैं,
एयरपोर्ट्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, और जो मेजर डेवलपमेंट वर्क होते हैं वो वहाँ पे हो चुके हैं, और इंडिया में अभी भी हो रहे हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, और अभी भी कम है। अभी भी हमें सड़कों की और जरूरत है, अभी भी हमें और ट्रेन्स चाहिए, अभी भी हमें और प्लेन्स चाहिए, अभी भी हमें और बिजनेसेस चाहिए, और बड़ी कंपनीज चाहिए, और एनर्जी चाहिए हमें। ठीक है, अभी भी हमारी एनर्जीज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। गाँव में, कई गाँव में विलेजेस में एनर्जी नहीं है, कई विलेजेस में इंटरनेट नहीं है, तो ग्रोथ के स्कोप अभी भी बहुत खुले पड़े हैं। तो हमारी डेवलपमेंट फास्ट होती है, तो ये लोग पैसा, अपने देश से पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि डेवलपमेंट फास्ट है। दीज आर FIIs। यस सर। ठीक है, जब DIIs और FIIs दोनों बुलिश होते हैं, दोनों खरीदते हैं, मार्केट में खरीदारी करते हैं, तो हमारी मार्केट तेज में दौड़ती है। यस सर। एक भी हाथ पीछे खींच लेता है। DIIs तो नहीं खींचते हाथ पीछे, क्योंकि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे देते आ रहे हैं, तो जिनकी पेंशन कट रही है, कटी जा रही है, इनके म्यूचुअल फंड की SIP कट रही है। ठीक है, तो कभी कभी कम हो जाती है, बाकी वो चलती रहती है। FIIs जब पैसा खींचते हैं तो मार्केट गिरती है, स्लो होती है, और FIIs जब पैसे डालते हैं तो मार्केट बढ़ती है। बहुत यस इंपॉर्टेंट है FIIs। उसके बाद कंपनीज हो गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो गई, वो जिनके एक्चुअली में शेयर्स हम ट्रेड करते हैं। दीज आर मार्केट प्लेयर्स। ये किस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कंपनीज की ग्रोथ कैसी है, कंपनीज की ग्रोथ अच्छी है, इन पब्लिक कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, हमारी मार्केट भी अच्छा करेगी ऑब्वियसली। दूसरा ब्रोकर्स। ब्रोकर्स जो है, हमें एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम ऑर्डर्स लगा सकते हैं, अपने मीडिएटर का काम करता है ब्रोकर्स। ठीक है, और उसके बाद डिपॉजिटरीज है। डिपॉजिटरीज होती है, जैसे आप शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स कहाँ होता है आजकल? तो पेपर आता नहीं, पे तो पेपर्स पे शेयर मिलते थे। यस सर। आजकल शेयर्स कहाँ होते हैं? एक्सचेंज भी होते हैं। एक्सचेंज पे नहीं होते। एक्सचेंज पे सिर्फ बायर सेलर्स के ऑर्डर्स मैच होते ओके। हैं। ब्रोकर के पास रखेंगे नहीं। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर कहीं खा गया पैसे तो आपके शेयर्स बेच के। यस सर। ब्रोकर तो प्राइवेट एंटिटी है, तो वो जो रहता है वो आपके डीमेट अकाउंट में रहता है। डीमेट मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड, मतलब मटेरियल ही नहीं है। जैसे पेपर में हो तो पेपर तो एक मटेरियल हो गया, यस मैं सर। आपको पेपर में लिख के दे दिया कि ये आपका शेयर मैंने दे दिया, लेकिन आजकल वो तो होता नहीं है। तो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होता है, जैसे डीमेट फॉर्म कहते हैं। दो तरह की डिपॉजिटरीज है इंडिया में, CDSL और NSDL। CDSL तो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट, मैंने इन्वेस्ट किया था, बहुत तगड़ा रिटर्न दिया इसने, यस बहुत तेज, बहुत अच्छा शेयर होना है ये ठीक है, वो बात की बातें हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। बाकी ये डिपॉजिटरीज हैं, जब भी हम शेयर खरीदते हैं, डिलीवरी खरीदते हैं, जो हम रखते हैं अपने पास, ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं है, वो डीमेट तक जाता ही नहीं है। यस ट्रेडिंग वाला जो हम इंटरडे ट्रेड करते हैं, जो डीमेट अकाउंट में जाता है, वो होता है जो हमने लिया है, हम कहेंगे कि हाँ हम 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ले रहे हैं, जो भी हम रख रहे हैं वो डीमेट अकाउंट में जाता है, डीमेट अकाउंट में सेव हो जाता है। और हमारा डीमेट अकाउंट नंबर, जब भी हम अकाउंट खोलते हैं किसी ब्रोकर के ऊपर, तो बोलते हैं डीमेट अकाउंट खुलवाना, यस सर। सुना होगा, यस। यही डीमेट अकाउंट होता है। ब्रोकर सिर्फ मीडिएटर है, आपका डीमेट अकाउंट खुलता है CDSL पर या NSDL पर। मेजरली CDSL इज द विनर, अगेन NSDL बहुत पीछे रह गई है। सो मोटे मोटे यही बड़े मार्केट प्लेयर्स है, यस सर। मोटे मोटे यही बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। ये है जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं, मार्केट में बायर सेलर्स को मिलाते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट को मूव करते हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, या मार्केट के लिए काम करते यस सर। हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, सबसे एंड में। यस सर। सो गाइस, आपने जाना होगा आज कि मार्केट में कौन कौन मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके क्या क्या रोल हैं, क्या क्या काम है उनके। सो आप लोगों को मजा आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया इसमें, या मेरे से कुछ मिस हो गया है, सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर्स देने की। और कोई ऐसा टॉपिक होगा जो बड़ा ही कॉमन टॉपिक मेरे से मिस हो गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर और सीखना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनफ। थैंक यू सर।